Hello, dear aspirants. Welcome back to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. Back with another video और आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन थ्रू लाइफ स्पैन प्रेग्नेंट वुमेन। अभी तक जितने भी हमने लाइफ स्पैन में न्यूट्रिशन थ्रू आउट देखा है, इन्फेंसी हो गया, एल्डरली हो गया, चाइल्डहुड हो गया, अडल्टहुड हो गया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेग्नेंट वुमेन। ओके, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कितना न्यूट्रिशन जरूरी है ये समझेंगे आज, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो अंडर न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन इज रॉन्गली एसोसिएटेड विद अंडर न्यूट्रिशन विद मदर्स। इट ऑफन स्टार्ट्स इन यूटेरो एंड मे एक्सटेंड थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब भी मदर जो अंडर नरिश्ड होती है, वो बेबी जो फीटस जो होता है या बेबी जो होता है वो भी अंडर नरिश्ड ही पैदा होता है। दैट इज बिकॉज कि हम सबको पता है इफ अ वुमन इज प्रेग्नेंट, उस टाइम पर उसे अच्छा खाने की जरूरत होती है, ठीक है। और सिर्फ उसी टाइम पर ही नहीं, उसके पहले भी, कंसेप्शन के पहले भी एक मदर को, इफ शी इज ट्राइंग टू कंसीव, इफ शी वांट टू हैव अ बेबी, इफ शी वांट टू कैरी अ प्रेगनेंसी, तो उसके पहले भी उन्हें अच्छा खाने की जरूरत है। तो अगर एक मदर अंडर न्यूट्रिशन रहती है तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका बेबी भी अंडर नरिश्ड होगा, ठीक है। इट ऑकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिर प्रेगनेंसी के टाइम पर ऑकर होता है चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस एंड हैज क्यूमुलेटिव इफेक्ट। उसके बाद प्रेगनेंसी से लेकर के एडोलसेंस, चाइल्डहुड और फिर एडोलसेंस, और सबका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। अंडर न्यूट्रिशन स्पेशली इन द मदर इज एसोसिएटेड विद पुअर प्रेगनेंसी आउटकम्स इंक्लूडिंग अ हायर इंसिडेंस ऑफ लो बर्थ वेट। सो मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जब मदर अंडर न्यूट्रिशन रहती है, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन मदर को नहीं मिल पाया है, तो मोस्टली ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जहां पर बेबीज जो है वो लो बर्थ वेट पैदा होते हैं या प्री मेच्योर होते हैं, ठीक है। मतलब 9 मंथ्स कंप्लीट होने के पहले ही पैदा हो जाते हैं, 6 महीने, 7 महीने में, 8 महीने में। 8 महीने में तो फिर भी नॉर्मल होता है, बट 7 महीने, 6 महीना इज नोन एज बी प्री मेच्योर बेबी। एंड प्री मेच्योर बेबी मोस्टली लो बर्थ वेट होते हैं, जितना उनका वेट होना चाहिए बर्थ के टाइम पे वैसा नहीं होता, ठीक है। वेट उससे बहुत कम होता है। मैटरनल मोर्टेलिटी भी होती है, फीटल इन्फेंट डेथ और डिसेबिलिटी भी हो सकती है। इस तरीके के इश्यूज भी आते हैं, ठीक है। malnourished women or adolescent girls give birth to stunted and thin babies. malnourished woman या adolescent girl, malnourished woman ही नहीं, अगर adolescency के टाइम पर भी गर्ल्स अगर कंसीव कर लेती हैं, ठीक है। वी ऑल नो दैट एक एज है ना, देर इज अ एज विंडो और एज पीरियड जहां पर वी वुमेन कैन कंसीव हेल्दी एंड वी एज अ वुमेन कैन कैरी फीटस, और हम एक अच्छा वी कैन से दैट बेबी जो है वो डिलीवर कर सकते हैं, राइट। बट अडॉल्ट गर्ल्स आर नॉट मेंट फॉर इट। मतलब कि आप देखो, अगर उम्र छोटी है और छोटे उम्र में ही किसी की शादी हो जाती, क्यों हम बाल विवाह को रोकने की कोशिश करते हैं? इसीलिए बिकॉज एडोलेसेंट प्रेगनेंसी इज नॉट एट ऑल गुड, बिकॉज उस टाइम पर लड़कियों का खुद का शारीरिक विकास या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में। हमने देखा था जब हमने एडोलसेंस के बारे में पढ़ा था, वी नो दैट गर्ल्स आर गोइंग थ्रू एडोलसेंट, गोइंग थ्रू प्यूबर्टी। उसके टाइम पर खुद उनकी बॉडी में इतने ज्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उन्हें न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत पड़ती है, राइट। अब ऐसे टाइम पर अगर वो कंसीव कर लेते हैं या बेबी होता है तो प्रॉब्लम्स आती है। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है फिर? बर्थ कैसे बच्चों का होता है? या तो वो एबनॉर्मल पैदा होते हैं, बहुत ही जरूरत से ज्यादा मालनरिश्ड बच्चे पैदा होते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब धीरे धीरे जैसे करके लोग अवेयर हो रहे हैं। आपको भी पता होगा कि पहले के जमाने में बहुत ऐसा होता था कि छोटी सी उम्र में शादी कर दी जाती थी, बाल विवाह होता था, है ना, चाइल्ड मैरिज होता था। बट अब नहीं है, बिकॉज पीपल आर गेटिंग टू नो दैट वुमेन्स आर हैज टू बी मेच्योर्ड इनफ, उनका बॉडी मेच्योर इनफ होना चाहिए टू कैरी अ फीटस इन दैट, ठीक है। थर्स अंडर न्यूट्रिशन इज हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ऐसे अगर ध्यान नहीं रखा गया, माल नरिश्ड वुमेन है, एडोलसेंट गर्ल है जो कंसीव कर लेती हैं, तो अंडर न्यूट्रिशन ऐसे जनरेशन टू जनरेशन जाता चला जाता है, ठीक है। सच चिल्ड्रन मे नॉट शो कैच अप ग्रोथ इन द लेटर ईयर्स और मोर लाइकली नॉट टू परफॉर्म वेल इन स्कूल। ऐसे बच्चे थोड़ा सा ग्रोथ में भी थोड़ा स्लो हो जाते हैं, ठीक है, और स्कूल में भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मतलब सभी चीजों में इफेक्ट करता है माल न्यूट्रिशन, ठीक है। एक सिर्फ ग्रोथ पर ही नहीं, दिमाग पर भी, मेंटल हेल्थ पर भी, और बॉडी के बाकी ऑर्गन्स पर भी, सभी चीजों पर इफेक्ट करता है। एज अडल्ट दे मे बी लेस प्रोडक्टिव एंड
आर मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम क्रोनिक डिजेनरेटिव डिजीजेस। और स्कूल खत्म होने के बाद में व्हेन दे बिकम अ टीनेजर और दे बिकम एन अडल्ट, उस टाइम पर क्रोनिक डिजेनरेटिव डिजीजेस होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये एक्चुअली में पूरा जो मदर का न्यूट्रिशन होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है बेबी के लिए। ठीक है, मतलब कि इफ ही और शी, जो भी बेबी होता है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर मदर वूम में ही मिल जाता है, और अगर उसकी मदर कंसीव करने से पहले ही अच्छा न्यूट्रिशन ले रही है, तो वो उसके आगे तक का पूरा जीवन उसको अच्छा हेल्थ दे रही है। ठीक है, बट अगर वो पहले ही लापरवाही कर दे रही है, पहले ही मदर को प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है, या किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो मालनरिश्ड है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो वो उस बेबी का लाइफ टाइम तक के लिए उसको काफी सारी प्रॉब्लम्स दे करके जा रही है। राइट, हमने पूरा देख लिया, हमने फीटस से लेकर के तो पूरा अडल्ट तक देख लिया कि अब उसको डिजेनरेटिव डिजीजेस भी हो सकते हैं आगे चल के ना, उसका इम्यून सिस्टम भी लो हो सकता है इस तरीके से। क्रोनिक न्यूट्रिशन अकाउंट्स फॉर अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चाइल्ड डेथ्स, पुअर प्रेगनेंसी आउटकम्स, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लॉस्ट प्रोडक्टिविटी अमंग अर्निंग अडल्ट एंड स्पैनिंग जनरेशन। तो यही चीज जो मैंने अभी आपको बताई है वही लिखा हुआ है कि जनरेशन तक ये प्रॉब्लम चलती जाती है ना। अब हम क्यों हेरिडिटरी मानते हैं? कई बार वेट और हेल्थ भी हेरिडिटरी होती है। हमने देखा ना कि किसी को हम कंपेयर करें, अरे तो बहुत दुबला पतला सा है, अरे ये तो बिल्कुल अपने पापा पे गया है, अपनी बहुत मम्मी पे गया हुआ है, ये मम्मी भी इसकी बहुत दुबली पतली सी है, ऐसा है ना। राइट, तो ये सब चीजें देखने के लिए आती है अंडर न्यूट्रिशन। और मदर अगर सीवियरली या क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके बेबी पर, उसके फीटस पर। ठीक है, इसीलिए हम पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस समझते हैं क्या होता है। मैंने आपको पहले बताया था, जब भी हम किसी पर्सन का या किसी भी थ्रू आउट लाइफ स्पैन हम पढ़ रहे हैं, तो हम किसी का भी अगर फिजियोलॉजिकल चेंजेस उसकी बॉडी में क्या होंगे, तो अगर वो समझ जाते हैं तो हमें न्यूट्रिशन उसको किस तरीके से देना है वो भी हमें समझ में आ जाता है ना। सबसे पहले तो प्रेग्नेंट वुमेन में आप क्या देखते हैं? अगर आपने कभी किसी प्रेग्नेंट वुमेन को देखा होगा, अगर आपके घर पे कोई है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई बड़ी बहन है, ठीक है, या फिर कोई दीदी है आस पड़ोस में रहती है, या कोई चाची है, या कोई आंटी है, या किसी को भी अगर आपने देखा है, तो इफ अ पर्सन इज प्रेग्नेंट, तो सबसे पहला चेंज ये देखते हैं कि उनका वेट बढ़ने लगता है ना। वेट सबसे पहले बढ़ता है, और वेट बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम और प्लाज्मा वॉल्यूम भी बढ़ता है। प्लाज्मा इज व्हाट, ये भी ब्लड का एक पार्ट है। ठीक है, और ब्लड और प्लाज्मा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अब मदर जो है वो अकेले न्यूट्रिशन नहीं ले रही है, उसके पास में एक फीटस है, ठीक है, वो उसको भी न्यूट्रिशन दे रही है। तो अब वेट बढ़ेगा, वेट प्रेगनेंसी में इसीलिए बढ़ता है बिकॉज सबसे पहले तो पर्सन इज कैरिंग अ फीटस। ठीक है, दूसरी चीज कि लेक्टेशन के टाइम पर बॉडी रिजर्व करके रखती है सारे न्यूट्रिएंट्स को जो कि लैक्टेशन के टाइम पर काम आते हैं। ठीक है, बिकॉज अभी तो आगे 6 महीने तक मदर को ही फीड करना है, ब्रेस्ट फीड करना है अपने बेबी को। राइट, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो बॉडी रिजर्व करके रखती है, और वेट बढ़ाया जाता है उस टाइम पर, बढ़ने दिया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा कि अब क्या हो रहा है, ब्लड की ज्यादा जरूरत है फीटस को भी ब्लड चाहिए, है ना। वो बनेगा कैसे, कैसे फॉर्मेशन होगा, एक एक ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, ब्लड से ही होगा, है ना। तो मदर से बेबी का फॉर्मेशन होता है उसके ब्लड से, एंड वट एवर न्यूट्रिशन इज टेकिंग मदर, उन सब से। इफ शी इज टेकिंग कैल्शियम तो बच्चे की हड्डियां कैल्शियम से बनती हैं। इफ शी इज टेकिंग प्रॉपर आयरन एंड प्रोटीन इन द डाइट, तो बेबी के सारे ऑर्गन्स प्रोटीन से बन रहा है, आयरन प्रोटीन से उसका खून बन रहा है। ठीक है, ये सब कुछ बनता है। तो धीरे धीरे करके सारी चीजें बढ़ेंगी, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो जीएफआर भी बढ़ जाता है। जीएफआर क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या करता है, हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन जब होता है, ठीक है, दो चीजें फिल्ट्रेशन, एक हार्ट होती है, एक किडनी होती है। ठीक है, तो जो भी आप खा रहे हैं वो चीज फिल्ट्रेशन हो रही है, ब्लड फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो किडनी क्या करती है, वापस से ब्लड में फेंक देती है, और जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट नहीं है वो किडनी हमारी बॉडी से निकाल करके बाहर एक्सक्रीट आउट कर देती है। ठीक है, तो जेएफआर मतलब जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तो जेएफआर भी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और क्या क्या चेंजेस होते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटालिटी डिक्रीजेस टू अलाउ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स which often results in constipation। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटालिटी, या फिर आप इसको पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट भी कह सकते हैं, बॉवल मूवमेंट भी कह सकते हैं, ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब बॉडी क्या करना चाह रही है, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट लेना चाह रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि मदर की बॉडी में ये चेंजेस होते हैं कि अब उसको स्टोर करके रखना है अपने बेबी के लिए सब कुछ। ठीक है, तो
अब बॉडी क्या करे, इंटेस्टाइनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटालिटी को भी कम करे, जिससे ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट से ज्यादा से ज्यादा फूड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाएं, है ना। और उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन इश्यू हो सकता है। मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन को कॉन्स्टिपेशन होता है, इसलिए कहा जाता है उन्हें अच्छा फाइबर दिया जाए डाइट में, और अच्छे से उन्हें पानी पीने के लिए बोला जाता है, ठीक है। इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन लेवल्स विच रिलैक्सेस यूट्राइन वॉल्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ फीटल ग्रोथ। ठीक है, फीटस कहाँ होता है, यूट्राइन में होता है ना। तो यूट्राइन जो है वो नॉर्मल साइज का है, सभी फीमेल्स के अंदर यूट्राइन होता है, यूट्रस होता है, ठीक है। तो यूट्रस जो है वो नॉर्मल साइज का होता है, लेकिन अब उसको एक्सपैंड होने की जरूरत है। तो अब क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी के बाद में प्रोजेस्टेरोन लेवल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन लेवल्स जब बढ़ते हैं तब यूटराइन वॉल जो थी वो एक्सपैंड हो जाती है, ठीक है। धीरे धीरे करके वो इलास्टिक की तरह बढ़ने लगती है, किसी बलून की तरह बढ़ने लगती है, ठीक है। ये इंक्रीज हो जाता है, तो फीटल ग्रोथ के लिए जगह बन जाती है। बेबी कहाँ होता है, यूट्रस में ही होता है ना। तो यूट्रस बड़ा हो जाता है, इलास्टिक की तरह अपने आप ऐसा फूल जाता है। Additionally, a relaxed lower esophageal sphincter can cause regurgitation and heartburn। ठीक है, हमारा जैसे मैंने बताया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटेलिटी जो है वो डिक्रीज होगी, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसोफेजियल स्फिंक्टर वो जगह होती है जहां पर आपका पेट और इसोफेगस जुड़ता है, ठीक है। पेट से इसोफेगस, स्टमक और इसोफेगस जहां जुड़ता है उसे इसोफेजियल स्फिंक्टर कहा जाता है। अब ये जगह भी अगर रिलैक्स हो जाती है तो कई बार क्या होता है कि एसिड जो है पेट का वो बार बार रिगर्गिटेट होता है, मतलब ऊपर आता है, ठीक है। अब प्रॉपर अगर मोटेलिटी नहीं होगी, जीआई मोटेलिटी नहीं होगी, तो जो अंदर की चीज है वो बार बार ऊपर आती है, तो उसकी वजह से हार्ट बर्न होना, एसिडिटी होना, सीने में ऐसा जलन जैसा लगना, ये सारे इश्यूज आते हैं, ओके। अब हम प्लासेंटा का रोल समझते हैं, क्या होता है प्रेगनेंसी में। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लासेंटा का प्रेगनेंसी में, ठीक है। इसका प्रिंसिपल साइट, प्लासेंटा इज द प्रिंसिपल साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओवरऑल हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मैटरनल सपोर्ट टिश्यूज। जितना भी न्यूट्रिएंट जो है बेबी को बनाने के लिए, बेबी फीटस को बेबी बनाने के लिए एक्चुअली में, ठीक है। अभी क्या है, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से बना फीटस, फीटस से बनता है बेबी, ओके। तो ये जो स्टेजेस होती हैं, इनको प्रॉपर स्टेजेस को सक्सेसफुल करने के लिए, स्टेजेस प्रॉपर चले, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, प्लासेंटा प्रेजेंट होता है। प्लासेंटा, ये आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर, ये है, ठीक है। ये जो है मदर वूम से जुड़ा हुआ है बेबी, ये प्लासेंटा से जुड़ा हुआ है। ये प्लासेंटा क्या करता है, ये प्लासेंटा बड़ी अच्छी चीज होती है। इसे पता होता है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो बेबी को जाने चाहिए, और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, सॉरी, कौन कौन सी टॉक्सिक चीजें हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बेबी के बॉडी से बाहर जाना चाहिए, वो इससे बाहर चली जाती हैं। तो ये प्लासेंटा जो है, आप एक तरीके से कह सकते हो कि इट इज लाइक कोई मैजिकल सी चीज है भाई ये तो, कि बेबी को उससे जुड़े रखते हो, उसे पता भी है कि क्या देना है, क्या नहीं देना है, किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, ये सब कुछ ये प्लासेंटा से ही होता है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स जो होते हैं, जैसे मैंने बताया प्रोजेस्टेरोन है, तो यूट्राइन वॉल्स को रिलैक्स करता है, ठीक है। तो वो भी कैसे पता चलेगा, वो इसी से पता चलेगा कि अभी बेबी जो है वो धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है, ठीक है। अभी उसको जगह और चाहिए, तो यूट्राइन वॉल्स को और थोड़ा सा खिंचना है और थोड़ा सा बड़ा होना है। तो ये सब कुछ इसकी वजह से होता है। एनी डी अरेंजमेंट एंड सॉरी एनी डिरेंजमेंट टू और inadequacy in the placental compromises its ability to nourish the fetus। अगर किसी भी तरीके का नुकसान प्लासेंटा को होता है तो उससे बेबी के नरिशमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ वेल नरिश द मदर इज और हाउ ऑप्टिमल हर डाइटरी इनटेक इज। फिर चाहे मदर कितना भी अच्छा इनटेक क्यों ना ले ले और कितना भी वो कोशिश कर ले, बट अगर प्लासेंटा में प्रॉब्लम होती है तो फिर बेबी का डेवलपमेंट रुक जाता है। इसीलिए ये सारी चीजें प्रॉपर चेक करी जाती है टाइम टू टाइम। क्यों मदर्स जाती हैं अपना चेकअप कराने के लिए, इसीलिए कि सब कुछ ठीक है नहीं है, प्लासेंटा प्रॉपर अटैच्ड है नहीं बेबी से, है ना, वो प्रॉपर ग्रोथ कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर मूव कर रहा है कि नहीं, कितने टाइम के बाद में उसकी हार्ट बीट सुनाई दे रही है, कितने टाइम के बाद उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो जा रहा है, ये सारी कुछ चीजें, ये सब कुछ पता चलता रहता है। इसीलिए प्लासेंटा इंपॉर्टेंट है। प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है। Women with low body weight and poor nutrition status before pregnancy have more low birth weight infants, premature spontaneous rupture of membrane, infection and anemia। ओके, सो अब पहले के जमाने में ऐसा बहुत कम होता था, बट अब धीरे धीरे करके लोगों को पता चलने लगा है। तो
आप डॉक्टर्स के पास भी जाएंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि कंसीव करने से पहले ही मदर का न्यूट्रिशन बहुत अच्छा ना बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई इफ अ वुमन वांट्स टू कंसीव, ठीक है, तो वो पहला अपना पूरा बॉडी चेकअप कराए, वो अपना वेट चेक कराए, पहले वो अपने सारे टेस्ट कराए कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। ओके, देन ही और शी कैन गो फॉर कंसेप्शन, ठीक है। अब वो कंसेप्शन के लिए जा सकते हैं। तो अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, फिर उनको बोलते हैं आपका वेट बहुत ज्यादा कम है, बेबी का प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो आप क्या करो, अपना वेट बढ़ाओ, क्योंकि अभी कंसेप्शन के टाइम पर भी जरूरत है ना न्यूट्रिशन की, ठीक है। और उसके बाद जब बेबी ग्रो करेगा तभी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो इसीलिए कहा जाता है अगर कोई अंडर वेट है, मान लीजिए किसी की हाइट अगर 157 है और 40 से नीचे उसका वेट है, तो ही और शी कैन नॉट बियर शी कैन नॉट बियर अ चाइल्ड, ठीक है, वो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। यूट्रस स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, बॉडी इतनी केपेबल होनी चाहिए कि न्यूट्रिएंट रिजर्व्स इतने होने चाहिए कि इन केस अगर कंसेप्शन है तो प्रॉपर बॉडी रिजर्व जो है वो प्रॉपर बेबी को मिलता रहे, ठीक है। तो इसीलिए मैटरनल हेल्थ जो है, मैटरनल न्यूट्रिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टन maternal nutrition plays a role in certain types of fetal malformation and spontaneous abortion। तो इस तरीके से कई बार मैटरनल न्यूट्रिशन जो है वो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की वजह भी बन सकता है, ठीक है। प्रॉपर न्यूट्रिशन आपने नहीं लिया है, उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रह पाती है, ठीक है, अबॉर्शंस करने पड़ते हैं, मिसकैरेज हो जाता है, ये ना हो इसीलिए कहा जाता है कि मदर्स को अपने न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉलिक एसिड 400 to 800 mg per day around and during conception and nearly gestation can reduce the incidence of neural tube defect। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है, दो तरीके से होता है, स्पिना बिफिडा स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट, एनेंसेफेली ब्रेन डिफेक्ट, ठीक है। अगर न्यूरल जो प्लासेंटा जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है, अगर प्लासेंटा में गड़बड़ होती है तो एक ये प्रॉब्लम आ सकती है बेबी में, स्पिना बिफिडा जिसको कहा जाता है, जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड जो है बेबी की वो प्रॉपर नहीं बन पाएगी, ठीक है। एंड दिस इज ड्यू टू दी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, ठीक है। और फिर उसके बाद में दूसरा क्या है, एनेंसेफेली। एनेंसेफेली में क्या होता है, ब्रेन जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाता बेबी का। Okay. On the other end of the spectrum, overweight women are more likely to have fetal death। अच्छा, अब सिर्फ माल न्यूट्रिशन ही नहीं, अंडर न्यूट्रिशन ही नहीं, ओवर न्यूट्रिशन जो होता है, यानी कि ओवरवेट या ओबेसिटी की अगर कोई वुमेन है तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है, फीटल डेथ ज्यादा होती है, ठीक है। डायबिटीज, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, लेबर एबनॉर्मेलिटीज, इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखी गई है ओवरवेट या ओबीस वुमेन में, बिकॉज दीज मेलेडीज आर डिफिकल्ट टू करेक्ट वंस प्रेगनेंसी बिगिन। एक बार प्रेगनेंसी आ जाती है तो फिर इसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसको ठीक करने के लिए डाइट करेंगे तो वो डाइट का इफेक्ट भी बेबी पर पड़ेगा, अगर आप इसको ठीक करने के लिए कोई मेडिसिन लेंगे वो मेडिसिन का इफेक्ट भी बेबी पर पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहले चेकअप होना चाहिए, उसके बाद में जाकर के अगर आपको कोई अगर आपको कोई डिजीज नहीं है, अगर आपका वेट प्रॉपर है और अगर डॉक्टर कहता है कि नहीं इतना केजी आप वेट बढ़ाइए या इतना केजी आप वेट कम कीजिए, तो दैट हैज टू बी डन। क्योंकि अब जो भी मदर है अगर वो अपने बेबी को नॉर्मल रखना चाहती है, दे डोंट वांट एनी कोई बुरा ना हो अपने बेबी के साथ में, कोई भी मिस व्हाट वी से इसकी आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, उसको रोकने के लिए ये सारी चीजें, ये सारे प्रिकॉशंस लेकर के चलने पड़ते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है ये देख लेते हैं अब हम। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सबसे पहले एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो एनर्जी जो है वो एक प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। सबसे पहले तो ग्रोथ, फिजिकल एक्टिविटी फीटस के लिए, प्लासेंटा की प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए, मैटरनल टिश्यूज प्रॉपर ग्रो करने चाहिए, नॉर्मल इंक्रीज इन मैटरनल बॉडी साइज एंड डिपोजिशन ऑफ फैट। ऐसा भी नहीं है कि हम फैट को कम करें, फैट भी गुड फैट विच इज आई एम टॉकिंग व्हाट इज आई एम टॉकिंग अबाउट इज गुड फैट, गुड फैट लेने की जरूरत है मदर को, जिससे कि प्रॉपर डिपोजिशन हो टिश्यूज का, और बेबी के लिए at the time of delivery also and at the time of lactation also proper nutrient के reserves होने चाहिए। additional work involved in carrying the weight of the fetus and maternal tissues। slow but steady rise
इट इज राइज, RISE राइज इन BMR ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो BMR जो है वो बहुत ही स्लोली स्लोली प्रेगनेंसी में बढ़ता है। ओके, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, वेट बढ़ा है, वेट गेन हुआ है प्रेगनेंसी के टाइम पर, और दूसरी चीज की अब क्योंकि एक फीटस कैरी कर रही है मदर। ठीक है, दूसरी चीज की ब्लड वॉल्यूम बढ़ चुका है, काफी सारे चेंजेस हुए हैं बॉडी के अंदर, हार्मोनल चेंजेस हुए हैं, बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि BMR बढ़ता है। तो ऐसे में एनर्जी नीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है प्रेग्नेंट वुमेन की। ठीक है, वही अगर नॉर्मल अगर उसका रिक्वायरमेंट 1500 से 1700 है, तो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी इट कैन गो अप टू 2000 और उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द हाइट एंड वेट, और उसके अलावा RDA बताता है कि कितना प्लस माइनस करना है ना, वो हम लास्ट में देखेंगे। फिर आता है प्रोटीन, एसेंशियल है, प्रोटीन बहुत 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 जरूरी है मदर के लिए भी, बेबी के लिए भी। तो सबसे पहले रैपिड ग्रोथ हो बेबी का, फीटस का, इसीलिए प्रोटीन होना डाइट में बहुत जरूरी है। यूट्रस के एनलार्जमेंट के लिए, मेमोरी ग्लैंड्स और प्लासेंटा प्रॉपर डेवलप हो उसके लिए। मेमोरी ग्लैंड्स क्यों? क्योंकि कि आगे चल के फीड कराना बेबी को। ठीक है, लैक्टेशन पीरियड में मेमोरी ग्लैंड्स आर यूज्ड टू फीड द बेबीज। ठीक है, increase in maternal circulating blood volume and subsequent demand of increased plasma protein to maintain the colloidal osmotic pressure and circulation of tissue fluids। प्रॉपर बेबी तक सारे जो भी फीटस को, एम्ब्रियो को फीटस में कन्वर्ट करने के लिए, धीरे धीरे करके जो ऑर्गन्स डेवलप होते हैं उन सब के लिए। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम को प्रॉपर बनने के लिए, प्लाज्मा प्रोटीन को इंक्रीज होने के लिए, टिश्यू फ्लूइड्स को प्रॉपर बने रहने के लिए। ठीक है, आपको पता होगा कि बेबी जो होता है वो एक, आई थिंक सभी को पता होगा कि वो एक फ्लूइड के अंदर होता है, एकदम एक थैली टाइप की रहती है, वो फ्लूइड के अंदर वो होता है। ठीक है, तो वो बने रहने के लिए फ्लूइड क्या है वो एक्चुअली में, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ थर्ड पॉइंट पे, फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एंड स्टोरेज रिजर्व्स फॉर लेबर, डिलीवरी एंड लैक्टेशन। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसमें भी रहता है, तो दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, वो बनने के लिए भी प्रोटीन जरूरी है। ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड्स फ्रॉम मदर टू फीटस, जितने भी एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं जो बेबी के डेवलपमेंट में जरूरी होते हैं, वो भी मदर से बेबी में ही जाता है। तो इसलिए प्रोटीन जो है वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए और एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए। फैट और एसेंशियल फैटी एसिड्स 20% एनर्जी, टोटल कैलोरीज की 20% एनर्जी हमें फैट और एसेंशियल फैटी एसिड से देना होता है। 30 ग्राम विजिबल फैट जरूरी है डाइट में देना। DHA प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल को, ये हमने शायद आई थिंक जब एसेंशियल फैटी एसिड पढ़ा था फैट के बारे में तभी मैंने आपको बताया था कि DHA और EFA जो होता है वो बेबी के आंखों के डेवलपमेंट के लिए और ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है छोटे बच्चों के। ठीक है, तो इसीलिए DHA लेना चाहिए मदर को। ठीक है, और EFA भी लेना चाहिए। देन हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम रिक्वायरमेंट 1000 mg पर डे है, इंक्रीज हो जाता है मदर्स के लिए बिकॉज ऑफ दी फीटल बोन्स का बनना, कैल्सिफिकेशन ऑफ फीटल बोन। बेबी के बोन्स कैसे बनेंगे? मदर के कैल्शियम इनटेक से ही बनेंगे। ठीक है, तो रिसोर्सेज ऑफ मदर टू बी मीट हायर डिमांड्स ड्यूरिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन के टाइम पर कैल्शियम का डिमांड थोड़ा सा और बढ़ जाता है बिकॉज लैक्टेशन है। अब ब्रेस्ट फीड होगा, जो भी मिल्क है मदर की बॉडी से जो बनेगा वो बेबी तक जाएगा, इसीलिए। ड्यू टू एन इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सोडियम रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस। ठीक है, अब क्योंकि मदर की बॉडी में फ्लूइड इंक्रीज हो गया ना, हम कहते हैं जिसको ब्लड इंक्रीज हो गया, प्लाज्मा इंक्रीज हो गया, तो सोडियम भी इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, तो सोडियम डेफिशिएंसी कई बार रिस्क कर देती है एक्लेम्शिया का, प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट इन्फेंट्स का। तो सोडियम की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेग्नेंट वुमेन भर भर के नमक खा रही हैं, बट यस आप नेचुरल सोडियम इंटेक ले सकते हैं, जैसे यू कैन टेक बनाना, यू कैन टेक कोकोनट वाटर, या आई फॉरगॉट, सॉरी। तो कोकोनट वाटर ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, ये सब सोडियम के नेचुरल फॉर्म्स हैं। इससे सोडियम पोटेशियम का लेवल जो है वो प्रॉपर रहेगा बॉडी के अंदर। ठीक है, जिंक 12 mg पर डे टू अवॉइड फीटल मोर्टेलिटी। पहले नहीं होता था बट अब ज्यादातर मदर्स में जिंक की डेफिशिएंसी देखी गई है। पहले डॉक्टर सिर्फ आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम इन सब की दवाइयाँ लिखते थे, बट अब जिंक भी इंपॉर्टेंट हो गया है, इसीलिए 12 mg पर डे फीटल मोर्टेलिटी को रोकने के लिए, लो बर्थ वेट को रोकने के लिए, प्री मेच्योर डिलीवरी को रोकने के लिए, प्री टर्म डिलीवरी को रोकने के लिए दिया जाता है 12 mg पर डे जिंक। आयरन, सॉरी ये थोड़ा सा गलत है। फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन
864 mg पर डे प्रेगनेंसी, ये हम आगे देखेंगे, एक बार टेबल में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आयरन का रिक्वायरमेंट जरूरी होता है हीमोग्लोबिन बनने के लिए, क्योंकि मैटरनल ब्लड वॉल्यूम बढ़ चुका है। ऑब्लिगेटरी लॉसेस फॉर स्वेट एंड स्किन, फॉर ग्रोथ ऑफ द फीटस एंड प्लासेंटा, सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन सी इज ऑल्सो नेसेसरी। ये हमें पता है कि आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी जरूरी होता है। तो फीटस के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्लासेंटा के लिए, उसका हीमोग्लोबिन बनने के लिए, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है उसके लिए हमें आयरन की जरूरत है। एंड यू नो दैट कि ब्लड हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, आयरन और प्रोटीन से मिलकर के बनता है, ठीक है। डाइटरी फोलेट की जरूरत है 480 म्यूजी पर डे फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। मैक्रोसिटिक अनीमिया प्रेगनेंसी के टाइम पर अवॉइड करने के लिए, मैक्रोसिटिक अनीमिया यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो जरूरत से ज्यादा बड़े हो जाते हैं, ठीक है, मैक्रोसिटिक। और फिर उसके बाद में उनका हीमोग्लोबिन कंटेंट जो होता है ना वो कम हो जाता है, तो दैट इज नोन एज मैक्रोसिटिक अनीमिया। जरूरत से ज्यादा बढ़ना भी अच्छा नहीं होता, जरूरत से ज्यादा कम होना भी अच्छा नहीं होता आरबीसी के साइज का। तो ये ना हो इसके लिए 480 म्यूजी पर डे डाइटरी फोलेट लेना है। और फोलिक एसिड इज नीडेड टू सिंथेसाइज डीएनए इन फीटस, फीटस का डीएनए प्रॉपर बने। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फोलिक एसिड क्यों जरूरी है, ताकि हम बिना स्पिना बिफिडा और एन एक और क्या पढ़ा था हमने, एन लाइफ समथिंग, एन एनएनसीफिली जो है उसको हम लोग अवॉइड कर सकें, ठीक है। ऑल्सो आरबीसी डेवलपमेंट, आयोडीन 150 म्यूजी पर डे चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन को। ये भी रिक्वायरमेंट जरूरी है, बिकॉज आयोडीन से क्या होता है, प्रॉपर ग्रोथ होती है बेबी की भी, मदर की भी। आयोडीन जरूरी है डाइट में। डाइटरी गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए ये हम देख लेते हैं। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स होना चाहिए। फास्टिंग या मिसिंग मील शुड बी अवॉइडेड, मील अवॉइड नहीं करना है, सारे मील्स इंक्लूड करना है डाइट में। अभी प्रेग्नेंट वुमेन को फास्ट रखने की जरूरत नहीं है। कंजप्शन ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन, एग चिकन शुड बी इंक्लूडेड। हाई बायोलॉजिकल वैल्यू यानी कि ऐसा प्रोटीन जिसमें सारे अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो, वो मदर को इंक्लूड करने की जरूरत है। फाइबर, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करने के लिए कैल्शियम, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं कैल्शियम के लिए। आयरन रिच फूड लेना है एनीमिया प्रिवेंट करने के लिए। सप्लीमेंटेशन का कॉम्बिनेशन जरूरी है, जो कि डॉक्टर्स ऑलरेडी जब प्रेगनेंसी पता चलती तभी वो तुरंत बता देते हैं कि आयरन, कैल्शियम, जिंक, फोलिक एसिड लेना जरूरी है। बहुत ज्यादा कैफीन नहीं ले सकते, बिकॉज इससे मदर की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। प्रेग्नेंट वुमेन की नींद डिस्टर्ब होने की वजह से बेबी के ग्रोथ में भी हिंड्रेंस हो सकता है। ओके, फिश, सीड्स, नट्स एसेंशियल फैटी एसिड के लिए इंक्लूड कर सकते हैं। मॉडरेट शुगर सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है, कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ये हम देख लेते हैं। नोजिया, वॉमिटिंग, हार्टबर्न, बिलीव्स, अवॉइडेंसेस, क्रेविंग्स, अवर्जन्स, ये तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। बिलीव्स अवॉइडेंस यानी कि कोई कोई कहता है कि अरे नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो घी पिलाओ, घी खिलाओ, घी खिलाओ। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल अमाउंट में गुड फैट ही हम मदर को दे सकते हैं, और घी पिलाने से नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। बच्चा अगर ओवरवेट हो जाता है ना तो फिर प्रॉब्लम आती है डिलीवरी कराने में, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। गुड फैट हम बिल्कुल दे सकते हैं, है ना, जैसे हमने बात करी थी कि 30 mg पर डे, सॉरी 30 ग्राम पर डे विजिबल फैट दिया जा सकता है ना, तो उसमें काफी अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। और उसके अलावा गुड फैट दे सकते हैं, सीड्स दे सकते हैं, नट्स दे सकते हैं, फिश दे सकते हैं, ये सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, अनीमिया, कॉन्स्टिपेशन, जेस्टेशनल डायबिटीज, अडीमा, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। मोस्टली ये सारी चीजें प्रेगनेंसी के टाइम पर देखी गई है इफ मदर इज नॉट टेकिंग अ प्रॉपर न्यूट्रिशन, या फिर अगर उसको पहले से कोई डिजेनरेटिव डिजीज हो तो। ओके, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या कहता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में बताता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में बॉडी वेट प्लस 10 kg तक बढ़ सकता है, मतलब 55 नॉर्मल होना चाहिए, प्लस 10 kg तक बढ़ना ही चाहिए, बिकॉज इट इज कॉल्ड एज हेल्दी वेट एंड प्रेगनेंसी वेट। ओके, प्रोटीन 9+5, यानी कि अगर 55 ग्राम, सॉरी 55 kg किसी का वेट है तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट अगर हम किसी को प्रोटीन दे रहे हैं तो 55 प्लस 9.5 प्लस करके उसमें सेकेंड ट्राइमेस्टर में लेना है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में 22.5 प्लस करके लेना है। कार्बोहाइड्रेट 175 ग्राम पर डे रहेगा, विजिबल फैट 30 ग्राम, ये मैंने आपको बताया था। एनर्जी 350 प्लस, दिस इज ऑल्सो प्लस, मतलब जो नॉर्मल एनर्जी रिक्वायरमेंट है प्लस उसमें 350 एड ऑन हो जाता है, इतना बढ़ा करके लेना है। 1000 mg पर डे कैल्शियम, 40 mg पर डे आयरन,
14.5 mg per day zinc, 570 μg folate, 0.25 vitamin B12 और 600 μg vitamin D. Okay, so that's all in this video. आगे हम डिस्कस करेंगे लैक्टेशन के बारे में, लैक्टेटिंग मदर के बारे में. ठीक है, तब तक you know what you have to do. You have to like this video, subscribe this channel and hit the bell icon so that you never miss any update, and share with your friends as well, and drop your doubts in comment section. Bye bye.